गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जेएसएफ बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से पाचक अंग होते हैं और उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो आज यहाँ पर जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को बताया था कि आहार नाल जो होती है मनुष्य की वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसका जो व्यास होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो आहार नाल जो मनुष्य की होती है उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि आहार नाल जो होती है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल जो स्टार्ट होती है वो मुख गुहा से स्टार्ट होती है। किससे? मुख गुहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो जो मुखगुहा होती है, सबसे पहले मुखगुहा में हम यहां पे देखेंगे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो मनुष्य की मुखगुहा में लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मुखगुहा में कौन सी ग्रंथियां? लाल ग्रंथियां। इनको इंग्लिश में कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स। तो लाल ग्रंथियां जो होती हैं ये कितनी होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं? तो ये संख्या में 3 जोड़ी होती है। लाल ग्रंथियां संख्या में कितनी होती हैं? 3 जोड़ी, मतलब 6 लाल ग्रंथियां होती हैं एक एक जोड़ी में। इस तरीके से 3 जोड़ी होती है और इन लाल ग्रंथियों से लाल रस निकलता है। इन लाल ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जिसको सलाइवा कहते हैं। लाल को कहते हैं सलाइवा, रस को कहते हैं जूस। सलाइवा जूस निकलता है इससे लाल रस का स्राव होता है। तो लाल ग्रंथियों से लाल रस निकलता है। लाल रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। लाल रस जो होती है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो लाल रस में एक एंजाइम होता है टाइलिन, या इसका एक और नाम है एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज। एक और इसमें एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। तो इससे 2 एंजाइम निकलते हैं, एक तो टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। तो जैसे आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो बता देंगे 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य की मुखगुहा में। लाल ग्रंथियों में कौन सा रस निकलता है? लाल रस निकलता है। लाल रस में एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? एंजाइम 2 पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन का या एमाइलेज के 2 नाम। और दूसरा कौन सा? लाइसोजाइम। अब इनके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इनके फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है
टाइलिन होता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मंड का। इसका मतलब मनुष्य में जो डाइजेशन होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है? वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च। इंग्लिश में मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च। तो टाइलिन एंजाइम करता क्या है? ये मंड को शर्करा में बदल देता है। ये मंड को किसमें? शर्करा में। और किस शर्करा में? माल्टोज शर्करा में। ये माल्टोज क्या है? शर्करा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कई टाइप्स के होते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, उसमें जो मंड होता है ये जटिल होता है। और इसको टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये मंड को माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज क्या है? मीठी शर्करा होती है। इसीलिए जब रोटी को देर तक चबाते हैं तो स्वाद में कैसी लगने लगती है? मीठी। क्योंकि टाइलिन एंजाइम उस पर रिएक्शन करने लगता है मंड पे, और मंड को चेंज कर देता है शर्करा में, माल्टोज शर्करा में। तो टाइलिन एंजाइम का आप लोगों को काम पता चल गया। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसके बाद में जो अगला एंजाइम है, टाइलिन और एमाइलेज तो सेम है। टाइलिन और एमाइलेज तो एक जैसे है, दो नाम इसके। दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये क्या करता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। कौन सा है? लाइसोजाइम। तो इस तरीके से ये हो गया किसके बारे में? पहली जो पाचक ग्रंथि हो गई वो कौन सी? लाल ग्रंथि। तो पहली पाचक ग्रंथि कंप्लीट हो गई। तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, ये कितने जोड़ी होती हैं, इनसे कौन सा रस निकलता है, उसमें एंजाइम कौन से होते हैं, और इन एंजाइमों पर काम क्या होता है। तो इस तरीके से क्या है? लाल ग्रंथि के बारे में कंप्लीट हो गया। अब अगली ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताते हैं जो आहार नाल से रिलेटेड होती है। अगली जो ग्रंथि है वो आमाशय। आमाशय इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टमक। आहार नाल में मुखगुहा के बाद में क्या है? ग्रसनी आती है, ग्रास नली आती है। लेकिन ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं निकलते। ग्रसनी और ग्रास नली ये भोजन को एक माध्यम, एक रास्ता प्रदान करते हैं आमाशय तक पहुंचाने का। तो इसलिए ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम का श्रावण नहीं होता है। तो मुखगुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रास नली, फिर आते हैं किसमें? आमाशय। अगली जो ग्रंथि है वो आमाशय। आमाशय जो ग्रंथि होती है ये जे आकार की होती है। किस आकार की होती है? जे आकार की। आप लोगों ने पाचन तंत्र में, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को आमाशय के बारे में वहां पे डायग्राम दिखाया था कि आमाशय कैसा होता है, कैपिटल जे के आकार का होता है। और आमाशय में क्या होता है? आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं जठर रस। जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जो जठर रस होता है, जठर रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। तो जठर रस में जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन, कामारेनिन तथा जठर लाइपेज।
कौन सा? जठर लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन तथा जठर लाइपेज। अब इनका काम क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या होता है, रेनिन का और जठर लाइपेज का? आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जठर रस में HCl भी होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वो किस माध्यम में आ जाता है? अम्लीय माध्यम में। किस वजह से? क्योंकि जठर रस में HCl होता है, ये एसिड है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। अब पेप्सिन और रेनिन, हमने बताया था कि पेप्सिन और रेनिन पहले ये प्रो एंजाइम होते हैं, प्रो पेप्सिन और प्रो रेनिन, लेकिन बाद में ये HCl से क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में चेंज हो जाते हैं। और जठर लाइपेज, अब इनके बारे में, सबके बारे में बताते हैं। HCl क्या करता है? पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। HCl क्या करता है? ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है। दूसरा काम इसका क्या होता है HCl का? ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ जो भी जीवाणु आ जाते हैं उनको ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसके बाद में आप पेप्सिन और रेनिन और जठर लाइपेज का क्या काम होता है इसके बारे में बताते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम करता क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन ने करता है प्रोटीन का। रेनिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन करता है। दूध में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है? रेनिन। उसके बाद में जठर लाइपेज, क्योंकि ये जठर रस में होता है इसलिए इसका नाम जठर लाइपेज होता है। जठर लाइपेज, जठर लाइपेज पाचन करता है वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का। वसा को ये वसी अम्लों में तोड़ देता है, जटिल से सरल। तो इस तरीके से तीनों के काम आपको पता चल गए। पेप्सिन का काम क्या होता है? रेनिन का और जठर लाइपेज का। रेनिन ये दूध को फाड़ देता है। रेनिन क्या कर देता है? दूध का पाचन करता है उसको फाड़ देता है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, अगर उनको तुरंत उल्टी आ जाती है तो दूध कैसा फटा हुआ दूध उसमें निकलता है उल्टी में। तो उसमें क्या होता है? जैसे ही दूध बच्चा पीता है, जैसे ही अंदर जाता है पेट में, आमाशय में, रेनिन एंजाइम क्या कर देता है? दूध का तुरंत डाइजेशन कर देता है। और क्योंकि HCl होता है इसमें, HCl की वजह से दूध क्या होता है? तुरंत फट जाता है, क्योंकि HCl एसिड है। तो HCl की वजह से भी हो जाता है और रेनिन एंजाइम उसका डाइजेशन कर देता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर किसके बारे में? जठर रस के बारे में आप लोगों को बताया कि जठर रस क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है। तो इस तरीके से ये किसके बारे में हो गया? आमाशय के बारे में हो गई, स्टमक के बारे में। तो इस तरीके से कितनी लाल ग्रंथियां कंप्लीट हो गई? दो लाल ग्रंथियां कंप्लीट हो गई। अब अगली लाल ग्रंथि, दो पाचक ग्रंथियां कंप्लीट हो गई। कितनी? दो पाचक ग्रंथियां कंप्लीट हो गई। पहली लाल ग्रंथियां, दूसरी आमाशय। अब तीसरी जो पाचक ग्रंथि होती है उसके बारे में बताएंगे। तीसरी जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। इसका नाम क्या है? यकृत। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यकृत ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मनुष्य के शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। लार्ज ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका भार कितना होता है? इसका जो वजन होता है, भार कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg, 1500 ग्राम। तो इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg होता है। तो इस तरीके से यकृत के बारे में होगा। अब यकृत से श्रावण किसका होता है? यकृत में इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत काम क्या करता है? यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त रस का। इसको कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। तो यकृत में पित्त रस बनता है और पित्त रस बनने के बाद में यकृत में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्त रस जो होता है कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं इंग्लिश में?
गॉल ब्लैडर। जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में क्या होता है, पित्रस एकत्रित होता है। इसका विच्छेद करें, पित्त प्लस आशय, पित्त प्लस आशय का मतलब पित्ताशय। तो जितना भी पित्रस बनता है लीवर में कहां पे स्टोर रहता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। अब ये पित्रस करता क्या है, पित्ताशय से एक नली निकलती है जिसको पित्त नली कहते हैं। जिसको कौन सी नली कहते हैं, पित्त नली। इसको कहते हैं बाइल डक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट होती है, पित्त नली होती है, ये जाकर के कहां पे खुलती है, ग्रहणी में। ये जाकर के कहां पे खुलती है, ग्रहणी में। इसको कहते हैं डियोडेनम, डियोडेनम। तो पित्रस यकृत में बना, इसका निर्माण कहां हुआ, यकृत में। एकत्रित कहां होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। पित्ताशय से एक नली निकलती है जिसको पित्त नली कहते हैं, बाइल डक्ट। पित्त नली के द्वारा ये पित्रस कहां पहुंच जाता है, ग्रहणी में। ग्रहणी होती है सी आकार की। किस आकार की होती है, सी आकार की होती है। आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को वहां पे दिखाया था बना के ग्रहणी कैसी होती है। तो ग्रहणी में आकर के ही पित्त नली क्या होती है, ज्वाइंट होती है, खुलती है, और ये ग्रहणी में पित्रस को छोड़ देती है। पित्रस कहां आ जाता है, ग्रहणी में। क्योंकि अमाशय से जितना भी भोजन आया था कहां पर, वो ग्रहणी में आ गया। अमाशय में जितना भोजन था वहां पर भोजन की लुगदी बन गई, भोजन अच्छी तरीके से पिस गया। भोजन की लुगदी बनने के बाद में भोजन कहां आ गया, ग्रहणी में। और ग्रहणी में जब भोजन आया तो पित्रस जो होता है वो पित्ताशय में एकत्रित हुआ और पित्त नली के द्वारा कहां पहुंचा, ग्रहणी। अब पित्रस का काम क्या होता है, पित्रस करता क्या है। पित्रस ये वसा का पाचन करता है। पित्रस किसका पाचन करता है, बाइल जूस, वसा का। ये बड़े वसा बिंदुओं का एमल्सीकरण करता है। बड़े वसा बिंदुओं का, बड़े वसा बिंदुओं का क्या करता है, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। बड़े वसा बिंदुओं का क्या करता है, इमल्सीकरण करता है। इसका मतलब पित्रस किसका पाचन करता है, वसा। पित्रस किसका पाचन करता है, वसा का। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पित्ताशय में गॉल स्टोन हो जाती है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पित्ताशय को ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, उसको निकाल देते हैं। पित्ताशय को निकालने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, जब पित्ताशय निकाल दिया जाता है, आपको पता है कि लीवर में जो बाइल जूस बन रहा था पित्त, एकत्रित कहां हो रहा था, पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में आ रहा था। लेकिन जब पित्ताशय निकाल दिया जाएगा, यकृत में क्या है, बाइल जूस तो बन रहा है पित्तरस, लेकिन पित्ताशय में एकत्रित नहीं हो पा रहा है, पित्ताशय निकाल दिया गया। जब पित्ताशय निकाल दिया गया तो पित्त नली भी अलग हो जाएगी। जब पित्त नली अलग हो जाएगी तो जो पित्तरस है वो ग्रहणी में नहीं पहुंच पाएगा। जब ग्रहणी में नहीं पहुंच पाएगा तो ये वसा का इमल्सीकरण नहीं कर पाएगा, यानी कि वसा का पाचन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑपरेशन के बाद जिनका पित्त का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं गॉल स्टोन की वजह से। तो डॉक्टर उनको क्या कहते हैं, जो वसा वाली चीजें होती है, फैट वाली चीजें होती है, उनको खाने के लिए मना करते हैं। क्योंकि पित्तरस तो ग्रहणी में पहुंच नहीं रहा है, तो वसा का पाचन नहीं हो पाता। इसीलिए उनको जितनी भी फैट वाली चीजें होती हैं, तली हुई चीजें क्या करते हैं, उनको मना कर देते हैं डॉक्टर खाने से। किस लिए, पित्ताशय के ऑपरेशन की वजह से पित्ताशय निकाल देते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तली हुई चीजें क्यों मना की जाती हैं, फैट वाली चीजें क्यों मना करते हैं। क्योंकि पित्तरस किसका, वसा का पाचन करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, जिससे वसा का डाइजेशन आसानी से हो जाए, फैट का। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यकृत का काम क्या होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में किसका संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण होता है। क्योंकि जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में, तो बहुत से हानिकारक पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया। तो जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो क्या हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो यूरिया का संश्लेषण कौन करता है, यकृत। बाद में ये क्या है, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिया। और क्या करता है यकृत, लीवर का और काम क्या होता है, लीवर में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ बनता है, प्रतिस्कंदक, जिसका नाम होता है हिपैरिन। जिसका नाम क्या होता है, हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जिसका संश्लेषण कहां होता है, यकृत। जिसका संश्लेषण कहां होता है,
यकृत। ये हिपैरिन करता क्या है, ये हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है कि रुधिर वाहिनियों में जो बह रहा है वो ना जम पाए, यानी कि उसका क्लॉट ना बन पाए, थक्का ना बन पाए। इसीलिए हिपैरिन क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, वो रुधिर को जमाने में सहायता करती है। लेकिन हिपैरिन क्या करता है, रुधिर को जमने से रोकता है। तो इस तरीके से लीवर के काम आप लोगों को समझ में आ रहा है। लीवर का क्या क्या कार्य होता है, पहला तो पित्त बनाता है, दूसरा यूरिया का संश्लेषण करता है, तीसरा प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन का संश्लेषण करता है। और इसका काम क्या होता है, जो यकृत होता है लीवर, इसमें क्या होता है, जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये यकृत में क्या हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। जो ग्लूकोज होता है जब अधिक मात्रा में हो जाता है हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। एक इंसुलिन हार्मोन होता है, अभी उसके बारे में बताएंगे भी आगे आपको, कि एक इंसुलिन हार्मोन होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज है ये सरल कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन है जटिल कार्बोहाइड्रेट, और इसी ग्लाइकोजन का यकृत में स्टोरेज हो जाता है, ये यकृत में स्टोर हो जाता है, जो बाद में आवश्यकता पड़ने पर काम में आ जाता है जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है ब्लड में। इसीलिए यकृत को शरीर का भंडार गृह, स्टोर रूम भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का भंडार गृह कहा जाता है लीवर को, स्टोर रूम। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी पदार्थों का स्टोरेज होता है। यह आवश्यकता पड़ने पर, अभी जैसे अभी शरीर में ग्लूकोज अधिक है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में। बाद में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यही ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो जाता है, बाद में जो लीवर में स्टोर है ग्लूकोज में, इसको चेंज करने का काम करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो इस तरीके से आप लोगों को यकृत के बारे में पता चल गया होगा। यकृत जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसका काम क्या है, क्या करती है, तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अब अगली ग्रंथि के बारे में बताते हैं। 3 पाचक ग्रंथियों के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, लाल ग्रंथि, उसके बाद में आमाशय के बारे में, फिर तीसरी यकृत लीवर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अगली पाचक ग्रंथि। अगली जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम है अग्न्याशय। नंबर 4 क्या है, अग्न्याशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। जो अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है, इसका काम क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि कहां पर होती है। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, तो सी आकार की जो ग्रहणी होती है, सी आकार की ग्रहणी से ही यहाँ पर एक पत्ती के समान संरचना होती है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लीफ जैसा। तो ये लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, अग्न्याशय, पैनक्रियाज। तो अग्न्याशय किससे ज्वाइंट रहता है, ग्रहणी से, डिओडेनम से। तो आप लोगों को अग्न्याशय की पोजीशन पता चल गई होगी। अग्न्याशय होता है, पैनक्रियाज कहां पर होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो ग्रहणी से ज्वाइंट रहता है और ये पत्ती के समान संरचना होती है। और अग्न्याशय जो ग्रंथि है, इसका काम क्या होता है, करती क्या है, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि अग्न्याशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, ये मिक्स ग्लैंड है। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, ये मिक्स ग्लैंड है। इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्न्याशय में 2 पार्ट होते हैं। अग्न्याशय में एक बहिस्रावी भाग होता है और एक अंतःस्रावी। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, अग्न्याशय के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बहिस्रावी और दूसरा अंतःस्रावी। बहिस्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्रावी का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट, और अंतःस्रावी को एंडोक्राइन पार्ट। तो इसके 2 भाग हो गए, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग, किसके, अग्न्याशय के। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनसे किसका श्रावण होता है, एंजाइम का। बहिस्रावी ग्रंथियों से किसका श्रावण होता है, एंजाइम्स का। अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका श्रावण होता है, हार्मोन्स का। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स का श्रावण होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का श्रावण होता है। अब बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे
लाल ग्रंथि के बारे में आप लोगों को हमने बताया था। जो लाल ग्रंथि है ये कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी, क्योंकि लाल ग्रंथि में केवल एंजाइम निकलता है, टैरिन एंजाइम से हार्मोन नहीं निकलते थे। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इससे केवल हार्मोन निकलते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो इनसे सबसे क्या निकलते हैं? हार्मोन। तो जिससे हार्मोन निकले वो अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिससे एंजाइम्स निकले वो बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन जिस ग्रंथि से दोनों निकले, एंजाइम्स भी निकले, हार्मोन्स का भी स्रावण हो, ऐसी ग्रंथि को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि अग्न्याशय में बहिस्रावी भाग भी पाया जाता है और अंतःस्रावी भाग। इसके बहिर्स्रावी भाग से एंजाइम्स निकलते हैं और अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स निकलते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है तो अग्न्याशय में जो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे और जो हार्मोन होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसका जो बहिस्रावी भाग होता है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, जिससे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स, उसके बारे में बताते हैं कि अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो जो बहिस्रावी भाग होता है, कौन सा भाग? बहिस्रावी। जो बहिस्रावी भाग होता है, बहिस्रावी भाग से क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है? जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अग्न्याशय में जो अग्न्याशयी रस बनता है, अग्न्याशय में कौन सा रस बनता है? अग्न्याशयी रस। जैसे आमाशय से जठर रस निकलता था, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अग्न्याशयी रस में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में आप बताएंगे। और अग्न्याशयी रस किसके द्वारा ग्रहण में आता है? अग्न्याशयी रस एक अग्न्याशयी नली आपको स्ट्रक्चर में दिखाई थी, एक लंबी सी नली होती है जिसको कौन सी नली कहते हैं? अग्न्याशयी नली। ये जो नली है इसको अग्न्याशयी नली कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इस अग्न्याशयी नली के द्वारा जितना भी अग्न्याशयी रस बनता है वो कहाँ आ जाता है? ग्रहणी में। इस नली के द्वारा कहा जाता है? ग्रहणी में। और इस अग्न्याशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एंजाइम्स जो होते हैं इसमें अग्न्याशयी रस में कौन कौन से होते हैं? पहला एंजाइम इसमें होता है, उसका नाम है एमाइलेज। कौन कौन सा? पहला एंजाइम एमाइलेज, दूसरा एंजाइम लाइपेज, दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। और तीसरा एंजाइम ट्रिप्सिन, तीसरा एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, तो तीन एंजाइम से निकलते हैं बहिस्रावी भाग से अग्न्याशय में। इनका काम क्या होता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन का। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, उनको डाइसेकेराइड्स में तोड़ देता है, फिर डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में तोड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। ये वसा को वसीयम में चेंज कर देता है। और ट्रिप्सिन जो पाचन करता है ये प्रोटीन का। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और इनका काम क्या होता है। तो अग्न्याशय में जो बहिस्रावी भाग है उससे एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, तीन एंजाइम। इनका काम क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहिस्रावी भाग से कौन से एंजाइम निकलते हैं और उनका काम क्या होता है। अब बात करते हैं जो अग्न्याशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है उसके बारे में। अग्न्याशय का कौन सा भाग? अंतःस्रावी। तो अग्न्याशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है, अंतःस्रावी भाग से आपको बताया था हार्मोन्स का स्राव होता है। अंतःस्रावी भाग से किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का। और ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताएंगे। अभी आप लोगों को बताया था कि बहिस्रावी भाग से एंजाइम्स का स्राव और अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जो पहला हार्मोन्स होता है अग्न्याशय में, जो पहला हार्मोन्स होता है उसका नाम है इंसुलिन। एक हार्मोन जो अग्न्याशय की अंतःस्रावी भाग से निकलता है उसको कहते हैं इंसुलिन। और नंबर सेकंड ग्लूकेगॉन।
नंबर सेकंड कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, बीटा कोशिकाओं से। ये किससे निकलता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल से। ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से। ये किससे स्रावित होता है? अल्फा कोशिकाओं से। तो दो टाइप की अंतःस्रावी पार्ट में दो टाइप की कोशिकाएं होती है, बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है? इस दोनों के काम के बारे में बता देते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? पहला किसके बारे में बताते हैं? इंसुलिन हार्मोन के बारे में। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये करता क्या है? जब हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जब आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्रहण करेंगे, हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट कम है भोजन की, हमने भोजन ज्यादा ग्रहण कर लिया, तो जब उसका पाचन होगा कार्बोहाइड्रेट का तो क्या बनेगी? शर्करा। शर्करा मतलब ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। करता क्या है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जो आवश्यकता से अधिक जो ब्लड में ग्लूकोज हो गया था उसको किसमें चेंज कर दिया? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है? यकृत में। यकृत स्टोर रूम है ना शरीर का, तो यकृत में ये स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन का काम आप लोग समझ होंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। कभी कभी कुछ लोगों में एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है मधुमेह। जिसका नाम क्या है? मधुमेह। इसको डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज। मधुमेह कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायबिटीज। इसका एक और नाम है शुगर। शुगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुगर। नहीं कहते शुगर का पेशेंट है। तो ये मधुमेह, डायबिटीज या शुगर कब हो जाता है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। किस हार्मोन की कमी? इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन जब कम निकलेगा तो ग्लूकोज किसमें नहीं चेंज हो पाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज हो पाएगा तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की, मतलब शर्करा की। ग्लूकोज एक शर्करा है, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी ग्लूकोज की। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसी रोग को कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज या शुगर रोग कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मधुमेह रोग या शुगर रोग या डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय की किन कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे? बीटा कोशिकाओं से। तो इसका काम पता चल गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद में आप लोगों को बताते हैं जो अगला हार्मोन है वो ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन इसका जस्ट उल्टा काम करता है। जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम कौन करता है? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? जब कभी कभी रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसे हमने भोजन नहीं ग्रहण किया, जैसे व्रत है, व्रत में क्या होता है? हम लोग व्रत रखते हैं तो उसमें क्या होता है? व्रत या रोजा जिसको कहते हैं, फास्ट। उसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? भोजन नहीं ग्रहण करते हैं या देर से लेते हैं भोजन। तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है, रुधिर में भोजन नहीं लेंगे तो क्या है? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो उस समय यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। तो यकृत में जो ग्लाइकोजन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। और जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जो चेंज होता है उसको चेंज करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकेगॉन। और जब हम लोग भोजन नहीं लेते हैं तो ग्लाइकोजन जो स्टोर है ना लीवर में, वो हमारे काम में आ जाता है, इसीलिए इसको स्टोर रूम कहते हैं लीवर को। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मिल जाती है, काम चल जाता है। तो इस तरीके से दोनों के काम आप लोग समझ होंगे। ये कहां से स्रावित होता है? ये अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से। तो दोनों का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है। इन दोनों कहां से स्रावित होते हैं, किन ग्रंथियों से, किस तरीके से आप लोगों को क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो अग्नाशय ग्रंथि है, पैनक्रियाज
ग्लैंड है क्या हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से 4 ग्रंथियों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब आगे और भी जो ग्रंथियां उसके बारे में आपको बताएंगे। अब जो ग्रंथि है एक पाचन तंत्र से रिलेटेड या आहार नाल से रिलेटेड, उसका नाम है 5वीं ग्रंथि आंतरिक ग्रंथियां। कौन सी? आंतरिक ग्रंथियां। इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसको क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं छोटी आंत में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? छोटी आंत की दीवार में। ये कहां पर स्थित होती हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाती है आंतरिक ग्रंथियां। और आंतरिक ग्रंथियों का काम क्या होता है? आंतरिक ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसको आंतरिक रस कहते हैं। कौन सा रस? आंतरिक रस कहा जाता है इसको। आंतरिक रस को कहते हैं इंग्लिश में इंटेस्टाइनल जूस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। आंतरिक रस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके बारे में यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक एंजाइम इसमें पाया जाता है, पहला जो एंजाइम है इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम? इरेप्सिन। कामा इसमें एक एंजाइम होता है माल्टेज। एक एंजाइम होता है लैक्टेज। कौन सा एंजाइम? इसको लैक्टेज कहते हैं। सा भी बना देते हैं आप लैक्टेज। और उसके बाद में एक होता है एंजाइम सुक्रेज। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और एक एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। अब सबका काम क्या होता है? इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? एमिनो अम्लों में। ये प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? एमिनो अम्लों में, एमिनो एसिड। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इरेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। या ये प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? एमिनो अम्लों में। और भी एंजाइम इससे स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो भी किससे? आंतरिक रस में होते हैं, इरेप्सिन। इसके बाद में माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जो पाचन करता है माल्टोज का। ये किसका पाचन करता है? माल्टोज का। और माल्टेज एंजाइम माल्टोज का जब पाचन करता है तो ये माल्टोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? 2। इसके बाद में जो लैक्टेज एंजाइम होता है, ये किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। ये किसका पाचन करता है? लैक्टोज शर्करा का। और लैक्टोज शर्करा जो होती है, लैक्टोज शर्करा जब टूटती है तो लैक्टोज शर्करा से 2 अणु बनते हैं। कितने अणु? 2 अणु। एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। क्योंकि ये दोस्त की जितनी भी शर्कराएं हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसैकराइड शर्कराएं हैं, ओलिगोसैकराइड्स में आती है। इसके बाद में सुक्रेज जो एंजाइम होता है किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। किस शर्करा का? सुक्रोज शर्करा का। तो सुक्रोज शर्करा जो होती है, तो ये सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। सुक्रोज को ये किसमें चेंज कर देता है? एक अणु ग्लूकोज में और एक अणु फ्रक्टोज में। इससे भी 2 अणु बनते हैं। एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु फ्रक्टोज का। तो इस तरीके से 3 एंजाइम हो गए। लाइपेज पाचन करता है वसा का। और ये वसा को वसी अम्लों में चेंज कर देता है। वसा को किसमें? वसी अम्लों में। वसा को किसमें चेंज कर देता है? वसी अम्लों में। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, आंतरिक रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो जितने भी इसमें एंजाइम थे, इरेप्सिन ने प्रोटीन को एमिनो अम्लों में चेंज कर दिया। माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में चेंज कर दिया। लैक्टेज ने लैक्टोज को किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर दिया। सुक्रेज ने सुक्रोज को किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। लाइपेज ने वसा को वसी अम्लों में। तो इस तरीके से लास्ट में छोटी आंत में क्या है? पूरी तरीके से पाचन कंप्लीट हो जाता है। पूरी तरीके से पाचन का कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत। उसके बाद में क्या होता है? बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और शोषण के बाद में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये ब्लड में मिल जाते हैं जितने भी ये पाचन, जितने भी जो बचे हुए पदार्थ हैं, कहां मिल जाते हैं? लास्ट में ब्लड में।
तो छोटी आंत के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कौन सी है इसमें ग्रंथियां होती हैं, कौन सा रस निकलता है, कौन से एंजाइम होते हैं। तो लास्ट में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो कौन कौन से चीजें बनती हैं? प्रोटीन से बन जाता है एमिनो, प्रोटीन से क्या बन जाता है? एमिनो। नंबर सेकेंड ग्लूकोज क्या बन जाता है? लास्ट में सब जितने भी जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं किसमें चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में। तो इस तरीके से सरल कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। और नंबर थर्ड वसीयम, क्या बन जाते हैं? वसीयम। ये जितने भी पदार्थ एक सरल अवस्था में आ गए। हम लोगों ने जो भोजन लिया था वो जटिल अवस्था में भोज्य पदार्थ थे, कैसे बनते हैं? सरल अवस्था में। अब इसका छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, उनको विलाई कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में क्या पाए जाते हैं? विलाई, रसांकुर। रसांकुर क्या करते हैं? पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण। ये पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं रसांकुर। ये छोटी आंत की दीवार में पाए जाते हैं। इसका मतलब जितने भी पदार्थ जो बचे थे, पोषक पदार्थ, सब कहाँ पहुंच जाएंगे? रसांकुर के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाएंगे। अवशोषित होने के बाद में क्या है? ये ब्लड में जब मिल जाते हैं तो इसी को कहते हैं क्या? स्वांगीकरण। इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? इसमें जितने भी पोषक पदार्थ है ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में मिलने के बाद में फिर वहां पर आपको पता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और एनर्जी मिलेगी। इस तरीके से ऊर्जा से हमारा क्या चलेगा? काम चलेगा शरीर का। तो इस तरीके से आपको आंतरिक ग्रंथियों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको आज 5 ग्लैंड्स के बारे में बताया, 5 पाचक ग्रंथियों के बारे में बताया। पहली ग्रंथि लाल ग्रंथि बताई, फिर अमाशय के बारे में बताया आपको, फिर यकृत के बारे में बताया, फिर आग्नेयाशय के बारे में, और फिर आंतरिक ग्रंथियों के बारे में। इस तरीके से भोजन का जो पाचन होता है ये ग्रंथियां उसमें भाग लेती हैं और उनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को इसमें तोड़ते हैं सरल में। तो इस तरीके से पाचक ग्रंथियों का बहुत बड़ा रोल होता है भोजन के पाचन में। और जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? केवल भोजन जो अपच पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाते हैं बड़ी आंत में जाते हैं, वहां पर केवल जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में केवल किसका अवशोषण होता है? जल का। जल अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो मल बनता है, फीसेस बनता है, वो मल क्या होता है? वो मलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है और मलाशय से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पाचन की डाइजेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो 5 ग्रंथियां हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 ग्रंथियों के बारे में जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है इनका काम समझ में आ गया होगा, एंजाइम समझ में आ गए होंगे। तो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर के एंड तक तभी पूरा आपको समझ में आएगा पूरा टॉपिक। अगर आप स्किप करके देखेंगे वीडियो को तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, पूरा वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक, जिससे आपको क्या है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और जितने भी हमारे पिछले वीडियो हैं जैव प्रकरण की, आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे पार्ट वाइज, अगर पार्ट वाइज आप देखते चले जाएंगे तो आपको ज्यादा टॉपिक क्लियर होंगे। पूरा चैप्टर तभी क्लियर हो पाएगा जब आप सारे वीडियोस पार्ट वाइज देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो स्टूडेंट्स अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी नई वीडियोस की और आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के पार्ट वाइज हम आपको जो जितने भी वीडियोस हैं पार्ट वाइज में हम क्या करेंगे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और जब अपलोड करेंगे तो आपको पार्ट वाइज जब आप वीडियो देखेंगे तो सारे टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी वीडियोस हैं पार्ट वाइज डाल रहे हैं, पार्ट वाइज यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे क्या है आपको टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज सारे टॉपिक आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। डाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, पाचन की क्रियाविधि बताएंगे कि पाचन का, भोजन का जो पाचन होता है कैसे होता है, मुख से लेकर के गुदा तक किस तरीके से भोजन का डाइजेशन, पाचन कैसे होता है, तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।